ओवर स्टेटमेंट रेवेन्यू। अच्छा पहले तो बात ये है कि वी कैन नॉट से कि ओवर स्टेटमेंट, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि करेक्ट है या नहीं है। तो हम इसमें ये लिखते हैं कि हमारे पास तो इस पूरे केस में हमें तो ये पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथेंटिक है या नहीं है। तो दिस क्रिएट्स अ रिस्क ऑफ रिगार्डिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू रेवेन्यू एंड रिसीवेबल। तो यानी हम ये लिखते हैं सिंपल इसमें कि ये एक रिस्क क्रिएट कर रहा है, हाँ भाई, रिगार्डिंग authenticity of FS with regard to revenue and receivable। क्या हम फिर क्या ये लिख सकते हैं कि if the auditor is unable to find sufficient appropriate audit evidence this will constitute a स्कोप लिमिटेशन। तो आपने ये लिखना था इसके अंदर, क्योंकि और कुछ रिस्क इसमें अपेरेंटली नहीं दिखता। तो आपने कहा कि भाई दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्कोप लिमिटेशन। सेट है, ये तो आ गया आपका रिस्क और उसके ऊपर जो मसला अराइज हुआ है। इसके ऊपर प्रोसीजर क्या लिखेंगे ये बताएं। अब यहाँ पे एक मिनट ये रीड कर लूँ मैं, फिर आपका रीड कर रहा हूँ। सिंस द सेल लेजर हैज बीन करप्टेड बाय द कंप्यूटर वायरस एंड द ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सेस द सेल लेजर टू अंडरटेक डिटेल टेस्टिंग ऑफ रेवेन्यू, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्कोप लिमिटेशन बियॉन्ड द मैनेजमेंट कंट्रोल। स्कोप लिमिटेशन इज ऑफ परवेसिव नेचर एज इट इज नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट एंड द ऑडिटर विल गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये तो आपने रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन बिल्कुल सही बता दी। एंड व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस शुड बी अ डिस्क्लेमर, नहीं तो स्कोप लिमिटेशन परवेजिव है। और ये परवेजिवनेस आप कैसे निकाल रहे हैं? नहीं, नॉट कन्फाइंड टू भी नहीं, आप पहले बताएं कि आपका जो प्रॉफिट है वो है 2 मिलियन का, ऐसा ही है ना। तो अगर आप सिंपल एक काम करें कि आप इस मिस स्टेटमेंट को, यानी जो ये आपका रेवेन्यू है 15.6 मिलियन को डिवाइड करते हैं 2 मिलियन से, कितने परसेंट आता है? प्रॉफिट का कितना परसेंट है? 100% से भी ऊपर है। कितना है? 780%। तो भाई ये तो पता नहीं कितना ही मटीरियल है। तो ये तो हो गया परवेजिव सीधा सीधा। और ये तो सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। रिसीवेबल आपके अगर 3.4 वो भी 100% से ज़्यादा है, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स का एक परसेंटेज होती है ना मटीरियलिटी, आप तो 5% से भी कहीं ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है इट्स इफेक्ट इज परवेजिव, सही है। तो इन एनी केस हमें ये कंक्लूड करना है कि इसके अंदर कौन सा ओपिनियन जाएगा? डिस्क्लेमर। पर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन यू नीड टू राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट के वी विल स्टार्ट फ्रॉम बिकॉज ऑफ द significance of the matter described in basis for disclaimer of opinion section the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, क्योंकि हम इन आर ओपिनियन से शुरू नहीं कर सकते। अच्छा फिर हम ये कहेंगे वी हैव ऑडिटेड या वी वर इंगेज्ड? वी वर इंगेज्ड। तो ये बातें आपने याद रखनी है ताकि आप वो अकॉर्डिंगली वहाँ पे लिख पाएँ। और की ऑडिट मैटर भी नहीं आएगा अगर ये कौन सी कंपनी होगी? लिस्टेड। और की ऑडिट मैटर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप ये कहेंगे कि भाई क्योंकि स्कोप लिमिटेशन है, मैंने काम ही नहीं किया था तो मैं बताऊंगा कैसे। क्लियर है? चलिए जी, अब यहाँ पे एक दो चीज़ें आई हैं हमारे पास। क्या मैनेजमेंट? नहीं, मैनेजमेंट तो इसलिए नहीं कर सकती ना क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है। देखो वो कह रहा है ना कि करप्ट हो गया सिस्टम। तो इसमें आपको एक बात बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं ना कि आप इसमें मतलब इसमें इंटरनल कंट्रोल ज़बरदस्ती घुसाते हैं, सही है, जैसे आप अजीब अजीब रिस्क निकालते हैं ना, मैं इसमें ज़बरदस्ती कंट्रोल घुसा के देखता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई व्हाट सॉर्ट ऑफ कंट्रोल, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, क्योंकि आज कंट्रोल की दुनिया में भी एंटर करूँगा ना थोड़ा सा मैं, तो जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अवेयर है ना? मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर आपको एग्जामिनर कहे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कंट्रोल डू यू सजेस्ट टू योर क्लाइंट इन दिस सिचुएशन, के आगे जाके ये वाले मामलात ना हो। अगेन ना वापस
व्हाट सॉर्ट ऑफ कंट्रोल डू यू सजेस्ट टू योर क्लाइंट दैट विल मेक श्योर कि आगे जाके ये वाले हालात वाक़यात ना हो। तो बताएं कि क्या कंट्रोल सजेस्ट करेंगे अंग्रेज़ी में, चाहे वो जनरल कंट्रोल होगा या एप्लीकेशन कंट्रोल होगा, पर उसकी काइंड भी बताओ जल्दी। बैकअप तो है, बट मतलब हम उसको कैसे कहेंगे? शुड प्लेस अ जनरल कंट्रोल या एप्लीकेशन कंट्रोल? चलें जी देखते हैं। गलत, कंट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल। सजेशन, सजेशन। हाँ, जैसे इन्होंने कहा ना कि देयर शुड बी अ प्रॉपर बैकअप अरेंजमेंट्स, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, याद आ रहा है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट हो, बैकअप अरेंजमेंट हो, आईटी की स्ट्रेस की टेस्टिंग हो। स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि भाई जितना भी आप काम करते हो आपका डेटा करप्ट नहीं होगा। इसमें एक और कंट्रोल भी लगा सकते हैं, आपको पता है? चेक पॉइंट एंड रिकवरी प्रोसीजर, याद है? चेक पॉइंट एंड रिकवरी प्रोसीजर कंट्रोल था कि आप जितना काम कर लेंगे वो उतना ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगा और फिर वो दूसरे सर्वर पे बैकअप भी रहेगा। आईटी ड्रिल्स करवा लेंगे, फायरवॉल्स लगवा लेंगे, ये सारे जनरल कंट्रोल्स थे। और ये सारे के सारे जनरल कंट्रोल जो है ये इस बात को मेक श्योर करते हैं कि आपका डेटा करप्ट ना हो। अच्छा, यहाँ पे डेटा हैक नहीं हुआ है, करप्ट हुआ है वायरस की वजह से, तो फिर एंटीवायरस लगाओ, फायरवॉल्स लगाओ ताकि वायरस अंदर एंटर ही ना हो पाए। सही जी। आईडी का क्वेश्चन कैसे आ सकता है? वही तो अभी बताया, ये आईडी का तो क्वेश्चन था, अभी नहीं बताया। देखो आईटी का क्वेश्चन अब तक कैसा आया? जनरल कंट्रोल बताते हैं क्या क्या होते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल बताते हैं क्या क्या होते हैं, एक एक एग्जांपल देते हैं। मैंने आपको बोला आप क्यों इस चक्कर में जा रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी से लिंक करते हैं। हमने बोला भाई इस सिचुएशन में अगर आपको क्लाइंट को कुछ कंट्रोल सजेस्ट करने हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम करते ही नहीं, यानी हम ऑडिट कर लेते हैं ना, तो आपको बताया ना हम पूरे साल की जो डेफिशिएंसीज होती हैं किसको बताते हैं, यानी सिग्निफिकेंट मैटर्स किसको बताए जाते हैं? दोष शाबित गवर्नेंस को। तो मैं दोष शाबित गवर्नेंस को जब बताऊंगा कि भाई ये सिग्निफिकेंट मसले थे, तो वो बोलेगा इसका हल भी तो बता। तो फिर उसमें रिकमेंडेशन में हम यूजुअली लिखते हैं कि वी रिकमेंड दोष शाबित गवर्नेंस टू प्लेस फायरवॉल्स, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, तो उनको सजेशन भी देते हैं। ये हमारी तरफ से वैल्यू एडेड सर्विसेज होती हैं जिसके हम ऑडिट फी तो लेते ही हैं पर इसके पैसे नहीं लेते। क्योंकि आपको याद होगा मैं कहता हूँ कि अगर भाई ये चीज़ हम बताते हैं कि डेफिशिएंसी, तो उसका इम्पैक्ट भी तो बताओ, और इम्पैक्ट बताना लाजमी होता है। फिर इम्पैक्ट के साथ साथ क्या बताते हैं? उसका सजेशन। आप याद करें हमने क्या कहा था? डेफिशिएंसी, इम्पैक्ट, सजेशन। तो अब यही चीज़ हमने नॉर्मल कंट्रोल्स की मद में नहीं, आईटी कंट्रोल्स की मद में देखी। क्लैरिटी है? अब तुम अगर नॉर्मल कंट्रोल लगाना चाहो तो बोलो भाई बंदा बिठा दो बाहर, कोई अंदर एंटर नहीं हो पाए, सही ना? जो कि सेंस नहीं बनता, क्योंकि हम आजकल मैनुअल काम कर रहे हैं या आईटी पे काम कर रहे हैं, आईटी सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं, तो कंट्रोल्स भी आईटी सिस्टम पे होंगे। क्लैरिटी है? नहीं तो आईटी कंट्रोल तब आएगा ना सवाल में मौजूद होगा, यानी इस सवाल के अंदर तो स्पेसिफिक टू द पॉइंट है, और तो कुछ लिख ही नहीं सकते तुम। मैं आपको ये बोलूँ कंट्रोल ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा यहाँ डाल ही नहीं सकते, एप्लीकेशन कंट्रोल यहाँ पे डाल ही नहीं सकते। यानी एप्लीकेशन कंट्रोल कौन सा वाला? इनपुट वैलिडेशन नहीं डाल सकते, ऐसा ही है ना? इनपुट ऑथराइजेशन नहीं डाल सकते, यहाँ पे वो कंट्रोल प्रिविलेंट नहीं है। यहाँ पे जो रिस्क है ना, जिसकी वजह से रूट कॉज, जिसकी वजह से ये करप्ट हुआ, उसको बचाने के लिए क्या कंट्रोल्स होंगे? सर्विस लेवल एग्रीमेंट, एंटीवायरस, बैकअप अरेंजमेंट्स। सही है? तो ये सारे अरेंजमेंट्स होंगे, तो हमें लिखना भी स्पेसिफिक है। सेट है? अच्छा भाई सर, आप ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू के रिलेटेड कुछ कह रहे थे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि भाई यहाँ पे एक बच्चे ने लिखा था कि देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। क्या आप सबको ये बात पता है कि यहाँ पे रेवेन्यू ओवर स्टेटेड है? या आपको पता ही नहीं है क्या है? भाई पता ही नहीं है क्या है, ये भी नहीं पता कि ज़्यादा है या कम है। क्यों? क्योंकि आपको सबूत, एंड वाई सबूत नहीं मिला? क्योंकि वो तो करप्ट हो गया है। अच्छा, फिर वो कह रहा है इसका बैकअप अवेलेबल नहीं है, इसका बैकअप अवेलेबल नहीं है। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ आती है? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लैरिटी है? इसका बैकअप अवेलेबल नहीं है, इसके प्रोसीजर भी बताता हूँ मैं, ये भी स्पेसिफिक है। इसके प्रोसीजर ये होंगे, आप दिमाग लगाएं।
अगर आप किसी ऐसी जगह पे ऑडिट करने गए जहाँ पे ये हालात वाकयात पेश आए, तो आप क्लाइंट को जाके बोलेंगे कि यार कोई और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, मैं बोला बैकअप की बात नहीं कर रहा, कोई और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी आपके पास जीडीएंस पड़े हुए हैं मैनुअल में, तो मैं उसको देख के कुछ कर लूँ। बात समझ आ रही है? सेल्स, बिल्कुल सही बोला उसने कि जो आप लोग सेल्स टैक्स का रिटर्न भरते हैं वो हर महीने की 15 तारीख को भरा जाता है ना। वेरी गुड पॉइंट यार, बेहतरीन। तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर है कि अदर वे राउंड जाके आप वेरीफाई कर सकते हो। यानी आपने जो सेल्स टैक्स रिटर्न भरा होगा, एक बात अज्यूम कर लेते हैं, मैं कह रहा हूं भाई हर महीने का रिटर्न अगले महीने की 15 तारीख तक भर जाना चाहिए। नवंबर तक का तो हो चुका होगा ना, है ना? तो वो तो पोर्टल से जाके निकाल लूंगा, वो तो एसआरबी के पोर्टल से मिल जाएंगे, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो क्या वहां से सेल्स वेरीफाई हो सकती है? यस। तो वो एक अलग तरीके से एविडेंस हो जाएगा आपका, जो कि आपने एक इंडिपेंडेंट सोर्स से लिया। बट अगेन ये भी रिस्क आता है, ये भी रिस्क आता है कि क्या आपने वहां पे सेल्स टैक्स भरते हुए डेटा एंटर सही किया था, क्योंकि कुछ एंटिटीज टैक्स इवेजन में भी इन्वॉल्व होती हैं कि हम तो ये भी चेक करते हैं ना कि सेल्स टैक्स सही भरा या नहीं भरा, सेल्स टैक्स की अमाउंट सही है या नहीं है, वो सारी चीज़ें पर अगर उसने फॉर एग्जांपल कोई इनवॉइस ही नहीं डाली तो वहाँ पे गई भी नहीं। तो मैं क्या कर सकता था पता है? सेल्स टैक्स का कभी रिटर्न देखोगे ना तो आपको दो चीज़ें पता लगेंगी। वहाँ पे आ रही होती है सेल्स वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू, और उसके ऊपर रिलेटेड टैक्स उसके ऊपर। तो आप जो सेल्स इनवॉइस आ रही होती है ना उसको पिक कर लें। और उसमें एक और पॉइंट होता है कि जब हम ऐसे प्रोसीजर करते हैं ना तो उसमें फिर वो भी सोचते हैं कि एरर्स क्या क्या हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, उसमें एरर ये भी होता है कि बाज़ औक़ात आपकी पिछले दिसंबर की इनवॉइस होगी, आप 4 महीने बाद क्लेम कर रहे होंगे। कितने महीने बाद? इसके पीछे रीज़न मैं सिखाता हूँ क्यों 4 महीने बाद क्लेम कर रहे होगे। क्योंकि आप जब उसको क्लेम करेंगे तो जब तक आप अपना इनपुट नहीं क्लेम कर सकते जब तक उसने आउटपुट नहीं दिखा दिया हो सामने वाले ने। यानी ये जो एसआरबी का सिस्टम है ना पूरा आपस में इंटरलिंक्ड है। फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपये का माल बेचा, उस पर प्लीज़ समझना, उस पर मैंने 17% का टैक्स लगा दिया, तो 17 रुपये का मेरा आउटपुट हो गया। 17 रुपये का मेरा, तो मेरे रिटर्न में 17 रुपये का आउटपुट आएगा, ऐसा ही है। अच्छा, जब 17 रुपये का मेरा आउटपुट आएगा तो मैं पता है क्या करता हूँ, मैं वो इनवॉइसेस शो ही तब करता हूँ जब सामने से पैसे आ जाएं। नहीं समझे बात? एक लॉजिक लगाते हैं। मैंने अकाउंट रिसीवेबल कितना बुक किया होगा? 100 का, 117 का, 117 का, 117 का। क्यों? क्योंकि वो तो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, वो तो बर्डन उस पर जाएगा, मैं क्यों लूंगा भाई? अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल 117 से डेबिट यहाँ पे करके भी देख लेते हैं ना। ये भाई ने प्रोसीजर अच्छा बताया। ये आ गया रिसीवेबल, सेल्स कितने से, और सेल्स टैक्स पेएबल आ जाएगा 17। अच्छा, ये सेल्स टैक्स पेएबल जल्दी बताओ क्या एफएस में रिकॉर्ड हो गया? यस, एफएस में रिकॉर्ड हो गया है, क्योंकि मैं तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से अकाउंटिंग करूंगा ना, वो तो हो गया। मुसीबत क्या आती है? कंपनीज कहती हैं कि भाईजान मैं अपना कैश फ्लो क्यों फंसाऊं। यानी सामने वाला बंदा भाग गया तो मेरा तो बैड डेट हो गया, या नहीं हुआ? हो गया। तो जब बैड डेट हो गया तो ये 17 भी गए, और मैं गवर्नमेंट को अपनी जेब से पे करके बैठा हूं। पहले तो बात समझ आई। तो कंपनीज क्या करती हैं, मतलब ये तो मैं प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूं, तो हाई लेवल बात हो गई, जब जाओगे तो समझ आएंगी चीजें, पर समझाना मेरा फर्ज है। क्या इस बात को मानते हो कि आप भी अगर बिजनेसमैन होते ना तो आप भी ये बेवकूफ़ी नहीं करते कि जब तक वो 17 रुपये आ नहीं जाते तब तक वो 17 रुपये तुम गवर्नमेंट को भी नहीं दोगे। अब सवाल है, अगर तुम सेल्स को वेरीफाई करना चाहते हो, पहले तो पूरी कहानी समझ आती है? ऑनलाइन में जल्दी बताओ, कहानी समझ आती है? इससे 3 गुना ज़्यादा हम सीफैप में करते हैं। यानी होता है ना कि प्रैक्टिकलिटी को डिस्कस करने के, यार सर मैं इसमें फंस गया था, ये कैसे करूँगा, ये सारी चीज़ें सुनना। तो ऐसा एक बार हुआ है हमारे साथ। तो बच्चे ने कहा कि सर मैं एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ। उसने कहा एनालिटिकल प्रोसीजर। मैंने कहा अच्छा भाई क्या कर रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर में? उसने कहा कि सर मैं काम करूँगा, मैं सेल्स को एक्यूरेसी को चेक करने के लिए सेल्स रिटर्न से जाऊँगा। मैंने कहा चलो तरीका तो अच्छा है, आप एक इंडिपेंडेंट सोर्स से वेरीफाई करें। वो बोला सर मेरा डिफरेंस आ रहा है। मैंने कहा पहले तुमने सोचा है डिफरेंस क्यों आता है? बोलता सर ये नहीं पता। मैंने कहा तुम्हारी सोच अच्छी थी कि तुमने एक ऑल्टरनेटिव एविडेंस लेने की कोशिश की, क्योंकि एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर मोर रिलायबल देन द इंटरनल एविडेंस। यही है ना?
मैंने कहा देखो तुम्हारी ये वाली थीम तो सही है कि सही जा रहे हो, बट मुसीबत एक है तुमने ये नहीं सोचा कि डिफरेंस आ सकता है। मैंने कहा आओ बैठो तो मैं सिखाता हूँ डिफरेंस क्यों आ सकता है। मैंने कहा ये जो तुम 117 के अंदर 17 है ना, इसकी सेल्स टैक्स की जो इनवॉइस होगी, बात समझिएगा, इसकी जो सेल्स टैक्स की इनवॉइस होगी वो मेरे रिटर्न के अंदर डिक्लेयर हुई होगी नहीं हुई होगी? नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि अब तक हमें रिसीव नहीं हुआ ना, तो मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा। अच्छा सेल्स टैक्स मुझे पे करना है, एसआर भी आपको कह रहा है कि भाई आप पे तो करोगे क्योंकि आपने सेल की, क्योंकि वो ऑडिट खोल लेगा तो वो करवाएगा, पर मेरे पास एक जवाब है ना इस बात का, मैं पैसे नहीं आए तो मैं तुम्हें क्यों दूं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? कि उसे लेके दूंगा, जब उसने दिए नहीं तो मैंने आपको दिए नहीं। हाँ आप मेरी सीक्वेंशियल नंबरिंग ऑफ इनवॉइसेस देख लें, जो जो मिसिंग है मेरे पास लिखी हुई है, वो आप क्लेम कर लूंगा, पर कब दूंगा पैसे? जब वहां से आ जाएंगे। पहले वो तो कहानी समझ आती है, पक्की बात है। चलें आगे सुनिएगा। अब हुआ क्या, अब एक बच्चा सेल्स टैक्स रिटर्न को लेके बैठा हुआ है, वो सेल्स की एफएस की फिगर से मैच कर रहा है, सेल्स टैक्स रिटर्न में कम आ रही है, क्यों? तो फिर पता बच्चा क्या कह रहा है क्लाइंट को, अबे भाई आपने सेल्स ओवर स्टेट की हुई है। अच्छा उस पर ये मसला नहीं था रिकॉर्ड्स का, रिकॉर्ड्स थे उनके पास, वो चला गया सीएफओ के पास, भाईजान ये आप क्या कर रहे हैं? सर आप लोगों ने सेल्स ओवर स्टेट की हुई है। सीएफओ ने मतलब निकल यहाँ से। तो फिर वो आया, सीएफओ ने कॉल की मुझे, उस पर बात भी चली थी, सीएफओ ने कॉल की भाई ये कौन है ये भला, किसको भेज दिया था? मेरा सर मैं समझाता हूँ उसको। तो मैंने बोला अगर तुम्हें आप सही ऑडिट करना तो तुम रिकन्सिलिएशन बनवाओ, क्लाइंट से पूछो, इंक्वायर करो कि ऐसी कितनी इनवॉइसेज हैं जो कि तुमने उसमें डिक्लेयर, वो एक्सेल यूज करो, वी लुकअप उठाओ, जो मिसिंग है वो खुद ब खुद सामने आ जाएंगी, वो माइनस कर दो, बोला सर एग्जैक्ट सेल्स मैच हो गई। इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज बनाना। कौन सी वैल्यू? एक्सपेक्टेड वैल्यू। पर कहने का तरीका है, वेरीफाई करने का तरीका है, जो कि आपने नॉर्मल प्रोसीजर में सीखा नहीं है। तो ऐसी बात है, प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ें हैं, वो सिखा भी रहा हूँ। क्लियर है? तो अच्छी बात ये थी, इन्होंने बताया कि सर इसमें ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप कहाँ से मैच करें, सेल्स टैक्स रिटर्न से। वेरी गुड, बेहतरीन जवाब। तो सेल्स टैक्स रिटर्न हो गया, पहली चीज़ क्लियर है। क्या ऑल्टरनेटिव रिकॉर्ड्स पे जा सकते हैं? बैकअप नहीं है, मैं कह रहा हूँ बैकअप नहीं है, बैकअप तो चला गया ना, पर क्या ऑल्टरनेटिव रिकॉर्ड्स हो सकते हैं? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट से कि डू यू हैव एनी ऑल्टरनेटिव रिकॉर्ड्स दैट वी कैन यूज टू वेरीफाई दी सेल्स अमाउंट। क्लियर है? अच्छा फिर एक और चीज सीख लेते हैं, कौन सी? वेरी गुड, वेरी गुड। कंफर्मेशन ट्रांजैक्शंस पे भी जाती हैं, कंफर्मेशन ट्रांजैक्शंस पे भी आती हैं। अच्छा अब इस पर तरीका, आप बोलेंगे सर कंफर्मेशन भेजेंगे किसको, आपके पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है। तो हम बोलेंगे आपके पास कस्टमर लिस्ट तो होगी ना, मैं हर एक कस्टमर को लिखता हूं कि आप बताओ कि आपको इस बंदे को कितने पैसे देने, और जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो भी बता दो, क्योंकि आप कंफर्मेशन ट्रांजैक्शंस पे भी ले सकते हैं। तो अगर वो हर बंदा अपनी अपनी सेल्स बता दे और हम पुश करें क्लाइंट को कि भाई लेके दो उससे, तो क्या ये बात सफाइस हो सकती है? यस। यानी हम कह रहे हैं ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, क्या ये नॉर्मल है ऑल्टरनेटिव है? ऑल्टरनेटिव, तरीकाकार अलग है। वेरी गुड। तो दो बातें हो गई, एक सेल्स टैक्स रिटर्न, ऑल्टरनेटिव रिकॉर्ड्स और कंफर्मेशन। चौथा, आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसको बताता भी हूं कैसे। एक एनालिटिकल की एग्जांपल सेल्स टैक्स रिटर्न वाली थी कि एनालिटिकल प्रोसीजर में आप क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू बनाते हैं ना, बेस्ड ऑन सर्टेन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। ऐसा ही है। अज्यूम करो एक इतनी सिंपल एंटिटी है कि जो सिर्फ रेंटल इनकम कमाती है, जो सिर्फ रेंटल इनकम कमाती है। ये बात क्लियर है? अच्छा जब रेंटल इनकम कमाती है तो हमें पता है कि ये प्रीमिसेस हैं, इसका इतना इतना रेंट है, क्या मैं रिकैलकुलेट कर सकता हूँ? तो वो तब पॉसिबल है जब वो एनालिटिकली भी कैलकुलेट करना पॉसिबल हो। अब एक एंटिटी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, हजारों मिलियन की क्वांटिटीज बेचती है, अलग अलग प्राइस पे बेचती है, तो वहाँ पे मैं फंस जाऊँगा ना, क्योंकि मुझे हर एक क्वांटिटी की हर एक प्राइसिंग को चेक करना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूँ उसकी 20 प्रीमिसेस हैं और 20 प्रीमिसेस के मेरे पास ऑल टुगेदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पड़े हुए, यानी एग्रीमेंट्स पड़े हुए, क्या मैं उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके एनालिटिकली वेरीफाई कर सकता हूँ? भले ही उसके सिस्टम में जो लेजर था वो करप्ट हो चुका है। भाई सेल्स का लेजर क्या हो चुका है, तो सेल्स के लेजर में जितने भी क्रेडिट्स हैं वो मुझे नहीं दिख पा रहे, क्यों? क्योंकि करप्ट है। खोल रहा हूँ फाइल नहीं खुल रही है।
पर क्या मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ऑल्टरनेटिवली एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करूँ? फाइनेंशियल को किससे कंपेयर करूँ? नॉन फाइनेंशियल से। मैंने कहा एग्रीमेंट उठाओ, मल्टीप्लाई करके खुद रिकैलकुलेशन कर लो। पर ये कब होगा? जब वेरी सिंपल हो, बहुत सिंपल हो, उससे आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए। पर क्योंकि आपको तो प्रोसीजर लिखने हैं कि आप ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते थे इस हालात वाक़यात में, और अगर जवाब यह है कि ये सब करके भी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? स्कोप लिमिटेड ऑफ विच नेचर? परवेजिव नेचर। तो आप अपने ओपिनियन को डिस्क्लेम कर देंगे कि आपने ओपिनियन देना नहीं है। पहले तो बात क्लियर है। चलिए जी। और अदर रेगुलेटरी मैटर पैरा में इसलिए नहीं आएगा बिकॉज सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड लेजर करप्ट हुआ है। ईयर एंड तक तो रिकॉर्ड्स ठीक थे। नहीं, वो तो आएगा ना। देखो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मसला है ना रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस का है, तो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस में आप ये बेशक लिख सकते हैं कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट बाय द कंपनी। बिल्कुल लिख सकते हैं, सही है फरिया? सर रिपोर्ट इम्प्लीकेशन के लिए ऐसे बता सकते हैं कि लाइक क्वालिफाइड ओपिनियन इफ मटेरियल, नहीं इसमें मटेरियल की बात लिखेंगे आप। क्यों भाई? आपको क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि इम्पैक्ट क्या है, परवेजिव है, तो यू कैन नॉट राइट अबाउट बीइंग दिस मैटर ऑफ मटेरियल नेचर। सही है? अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो कैम में रेफरेंस देंगे या नहीं? देखो अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो आप ये कहते हैं ना कि भाई इन एडिशन टू द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट, आप बोलेंगे हमारे पास कोई कैम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ऊपर कौन सा ओपिनियन दिया हुआ है? डिस्क्लेमर। क्लियर है? वो तो हमने सीखा हुआ भी है अलग से। सही है जी। अच्छा भाई और कोई सवाल? हाँ कैम आएगा ही नहीं ना, पर कैम आएगा ही नहीं तो हेडिंग तो आएगी ना, याद है? हम क्या लिखते हैं? वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट, ये तो लिखोगे ना। सही है? रेफरेंस हमेशा आता है। याद करें मैंने क्या कहा था कि बाकी मैटर्स जो होते हैं, अगर डिस्क्लेमर इटसेल्फ इज अ की ऑडिट मैटर, तो आप बोलते हैं ना इन एडिशन टू द मैटर डिस्क्राइब्ड इन वी फाइंड नो अदर मैटर टू बी अ की ऑडिट मैटर। सिंपल। सही है? चलें जी, ये तो हो गया ये। अब इसको खाली एक बार रीड कर लेते हैं। Sales ledger has been corrupted by a computer virus, therefore no detailed testing has been performed on the revenue and receivable. ये वही आपकी वाली बात है। The audit team will need to see if they can confirm revenue receivable in an alternative manner. पहले बताओ ये बात समझ आती है? What does it mean by alternative manner? चलें जी आगे। हमने कहा if they are unable to do this, then two significant balances in the FS will not have been confirmed. Revenue and the receivables both are higher than the total profit before tax. Receivable are 170% of PBT and revenue is nearly 8 times of the PBT. Procedures to be adopted include discuss with the management whether they have any alternative records which detail revenue and receivable for the year. तो क्या हमने भी ये बात कही थी कि हम पूछ लेंगे कि भाई क्या alternative records हैं या नहीं है? आगे attempt to perform analytical procedure such as proof in total or monthly comparison of last year to gain comfort in total revenue and for receivable. एनालाइज करके देख लें लास्ट ईयर कितनी सेल्स हुई थी, क्या वही कस्टमर मौजूद हैं या नहीं है। पर अगेन इन सबसे अगर कोई आपको फ़ायदा नहीं होता तो आपका ओपिनियन क्या हो जाएगा? डिस्क्लेम हो जाएगा। सही है? फिर वो कह रहा है कि भाई द ऑडिटर विल नीड टू मॉडिफाई द रिपोर्ट एंड ओपिनियन एज दे आर अनेबल टू ऑब्टेन, हाँ जी, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस in relation to two material pervasive areas being receivable and revenue. In the opinion paragraph will be a disclaimer of opinion and will state that the auditor does not express opinion on the financial statements. तो आपने क्लैरिटी के साथ बताना है कि ऑडिटर जो है इस पे ओपिनियन नहीं दे रहा। जी नहीं, तो हम तो बैठे भी सब्सिक्वेंट हैं, हम तो बैठे भी सब्सिक्वेंट है ना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो तो सवाल में लिख के दे दिया कि उसके पास बैकअप नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि बैकअप तो नहीं है, क्या कोई ऑल्टरनेटिव रिकॉर्ड्स हैं जिससे मैं पहुँच पाऊँ? सही है सर। अभी तो आप कह रहे थे कि एनालिटिकल प्रोसीजर एप्रोप्रिएट प्रोसीजर नहीं है। मैंने कब कहा ये एप्रोप्रिएट प्रोसीजर नहीं है? मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा हसीब खालिद भाईजान। मैंने ये कब कहा कि ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर एप्रोप्रिएट नहीं है ये एनालिटिकल? ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा जी।
इन्वेंट्री से तो पता कर सकते, सेलिंग प्राइस कहाँ से लाओगे? हाँ, तो कितने परसेंट वेरीफाई करोगे? मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि सही है, सेल्स तो हुई है, तो वो ऑल्टरनेटिव रिकॉर्ड जो हो गए ना, मैं ये तो कह रहा हूँ कि आप इससे ये पूछ लेना कि अगर आपके पास GDNs हैं तो मैं देख लेता हूँ, सही है ना, क्योंकि सेल्स के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ना। हसीब भाईजान, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जानी मैंने ये कब कहा कि एनालिटिकल प्रोसीजर एप्रोप्रिएट प्रोसीजर नहीं है? मैंने कहा था इवन आप सेल्स टैक्स रिटर्न तक जाना चाहें उसकी भी एक्यूरेसी से पहुँच सकते हैं, पर सब्जेक्ट टू कि आपको सबूत मिल जाए। अच्छा जी सर, इस तरह के प्रोसीजर जहन में कैसे आएंगे पेपर में? बुक में तो नहीं है। तो मैंने कहा आज तक आपके पेपर में आए नहीं है, तो कहने का मतलब ये है, थैंक यू। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि आज तक नहीं है, मैं तभी तो सिखा रहा हूँ, आपको कि अगर आ जाए तो ये लिखना है। अब इस पे भी बात कर लेते हैं कि अगर आप पेपर के करीब होंगे तो आपने प्रोसीजर्स को रिवाइज कैसे करना है। मैं ये करता था आखिरी दिनों में, जब करीब होते थे पेपर, ऑडिट का स्पेशली, तो मैं जितने भी प्रैक्टिस सेशंस है ना उसको एक जगह करता था और उनके प्रोसीजर्स को घुमाता था, सिर्फ रीड करता था। रीडिंग से क्या होता था, मेरे दिमाग में वो घूमते रहते थे, फिर जो भी सिनेरियो आता था मेरा दिमाग उस इन्वेंट्री को पिक करता था और रेलेवेंट जगह पे लिख देता था मैं जाके। यानी आपके पास बैक ऑफ द माइंड पे बहुत सारे प्रोसीजर होने चाहिए। जब आप सिचुएशन को रीड करें तो आपकी बैक ऑफ द माइंड पे इन्वेंट्री में दिमाग जाए और वहां से प्रोसीजर उठाओ, आप लिख दें उसको। याद नहीं करोगे तो लिख नहीं सकते, क्योंकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में बैठे हुए नहीं है। तो मैं तो अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर से आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हो सकती हैं। आप मुझे खुद बता दें, एग्जामिनर क्या अब आपको क्या वो पुराने प्रोसीजर पूछेगा कि भाई बता दो पीपी को कैसे वेरीफाई करेंगे? दैट इज़ वेरी बेसिक, कोई भी पास हो जाएगा। सिचुएशंस आती हैं ये जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ न्यू, और पिछली 4 अटेम्प्ट से सवालात लग रहे हैं जिसमें जो कराता हूँ नया जैसा आ जाता है उससे मिलता जुलता। तो उसमें वो नहीं है कि मैं कोई मतलब मुझे पता है कि क्या पूछेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि नए सिनेरियोस पूछेगा जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहे होते हैं, तो वो मैं करा देता हूँ, वहाँ पे मैच हो जाता है। कहने का मतलब ये कि न्यू प्रैक्टिस करनी है, सही है जी। तो ये कह रहे हैं ऐसा कॉम्प्लेक्स सवाल क्या फील्ड में आ सकता है? मुझे आपसे ये बता दें, क्या ये आपकी कोर्स आउटलाइन के बाहर था? नहीं। क्या इसमें डिस्क्लेमर का नहीं पता था तुम्हें? पता था, बिल्कुल पता था, डेफिनेटली। क्या इसमें स्कोप लिमिटेशन थी? ये नहीं समझ आया था? अच्छा, एक पंगा बच गया था प्रोसीजर का, उसमें भी कुछ बच्चों ने लिख भी लिया था कि भाई मैं ऑल्टरनेटिव रिकॉर्ड्स देख लूंगा, इंक्वायरी कर लूंगा, बाकी मैंने बता दिया तुम लोगों को। क्लियर है? तो आप अगर पेपर में, चलो मैं कहता हूं कि आपने प्रोसीजर 1 लिखा होता, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन लिखी होती, तो ये अगर 7 नंबर का सवाल है ना, आपको 5 या 4 नंबर मिल जाते, तो आप तो निकाल दिए ना मार्क्स आधे। तो मैं तो ये वो सवालात करवा रहा हूँ जो हैं डिफिकल्ट, पर उसमें भी अगर आपने पासिंग मार्क्स ले लिए तो आप पासिंग परसेंटेज के ऊपर हैं। तो हमारा मकसद क्या है पेपर में कि इजी सवाल तो मैं कर ही लूंगा, जंग किसकी है कि अगर मुश्किल आ गया तो उसको भी अटेम्प्ट करके एटलीस्ट 50% प्लस पे आके रोकूं, ताकि पेपर रुकने के चांसेस क्या हो जाए, कम हो जाए। बस ये मकसद है। मतलब दिमाग इस तरीके से चला रहा हूँ मैं कि भाई इस एरिया को कवर करना है। बेसिक तो तुम कर लोगे ना, मैं आऊँ यहाँ पे मैं बोलूँ आ जाओ भाई तुम्हें खुश करता हूँ, बताओ पीपी को कैसे वेरीफाई करेंगे एडिशन को, तो बोलोगे सेलेक्ट द सैंपल ऑफ एडिशन, सही है, वाउच देम टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फिजिकली इंस्पेक्ट ऑन अ सैंपल बेसिस, हो गया। तो क्या कर लूँगा इसमें मैं फिर बता रहा हूँ ना, मुझे तो बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है, तुम खुश भी हो जाओगे। तो मसला ये है कि खुशी उसमें होनी चाहिए जब ये हो जाए। तो अगर थोड़ी सी खुशी हो गई तो वापस डीमोटिवेशन पे अगले सवाल पे चलता है, सही है। मैं बता रहा हूँ टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम भाई, सवाल बनाने में आसान नहीं होती। चलें, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर थोड़ा रिपीट करते हैं। आसान नबी क्या रिपीट करूँ, एक एक बताते हो भाई मुझे, मैंने क्या क्या बातें बोली थी। सेल्स टैक्स रिटर्न वाली अगर नॉर्मल रख के चलें, पहले वी विल आस्क मैनेजमेंट दैट वेदर दे हैव एनी ऑल्टरनेटिव रिकॉर्ड्स सच एज गुड डिस्पैच नोट एक्सेट्रा। तो हम वहां से देख लेंगे कि भाई क्या ये वेरीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता, सही है। अच्छा, अब मुझे दूसरा बताओ। दूसरा इसमें मैंने कहा था वी विल परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर इन ऑर्डर टू इवेल्युएट वेदर द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इन लाइन विद द रेवेन्यू और नॉट। जैसे मैंने कहा था मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, ऐसा ही है। समी कह रहे हैं इसमें यह लिखना होगा कि वी वोंट प्रोवाइड एनी कैम इन द रिपोर्ट। भाई हम बोलेंगे कि हम की ऑडिट मैटर नहीं देंगे, तो ये बोलेंगे ना, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन पे तो बोलेंगे
ये तो मैं 5वीं बार कह रहा हूँ समीर, तो छठी बार तू क्यों रिपीट कर रहा है ये बात? हाँ वो तो उसमें है, बुक में दिया हुआ भी है, मैंने ये बताया हुआ मैंने। हाँ इफ लिस्टेड कंपनी हो तब, अदरवाइज नहीं। कैम नहीं आती, बिल्कुल ऐसा ही है। यस ऐसा ही है हसान, सही है भाई। अच्छा मुझे बताओ, आगे चलें अगले सवाल पे? चलिए जी आ जाओ, ये बहुत बेहतरीन सवाल है ये वाला भी। गलत इंटेरियम एफएस जो पब्लिश होते हैं तो वो भी तो ऑडिटेड होने चाहिए ना। हसीब आप कह रहे हैं कि आपको इंटरनल कंट्रोल रिवाइज करना है, आप बोलो तो मैं बंद कर देता हूँ, ये इंटरनल कंट्रोल कर लेते हैं, वो करा दूंगा मेरे भाई जानी, क्यों टेंशन ले रहे हैं? अच्छा आसान, तुम एक और चीज़ लिखना, पिछले वाले सवाल में मैंने ये भी कहा था कि हम कंफर्मेशन भी भेज सकते हैं ऑन बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शंस। अगर वो कंफर्मेशन आप लोग लिखते हो ना, ये चीज़ें सारी जो बोलता हूँ कि कंफर्मेशन और ट्रांजैक्शन पे बैलेंसेस पे कंफर्मेशन भेजोगे, जिसमें हो सकता है कस्टमर आपको ट्रांजैक्शन भी बता दे। तो अगर आपको कस्टमर खुद लिख के दे दे कि मैंने इस साल इससे ये परचेज किया, तो मतलब पूरी सेल वेरीफाई हो सकती है, सब्जेक्ट के सामने वाला जवाब दे दे। पर सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट विल ओनली कंफर्म द रिसीवेबल बैलेंस नॉट सेल्स, सही है ना। तो हो सकता है उसके अंदर पुराने बैलेंसेस भी आ रहे हों, तो रिसीवेबल तो वेरीफाई कर लूँगा, बोला बिल्कुल सही है, रिसीवेबल तो वेरीफाई कर लूँगा बट सेल्स वेरीफाई नहीं हो पाएगी। यहाँ सेल से वो वाली वेरीफाई होगी जो उस साल के रिसीवेबल होंगे उसकी रिकवरी की, सही है। तो ये वैसे लिख सकते हैं आप, ये मार्क्स गेन करने के लिए, पर आपको फिर स्पेसिफाई करना होगा इन ऑर्डर टू वेरीफाई रिसीवेबल वी कैन चेक सब्सिक्वेंट क्लियरेंस। नहीं कोई बात नहीं हसीब, बहुत अच्छा लिखा है। हमारे लिए शुरू से लिखना है ना कि मसला क्या है, प्रोसीजर्स, फिर कंक्लूजन। समर आसिफ गलत। Auditor is highly skeptical about this, and also the current year loss is greater than the outflow forecast. गलत मोहिब, वेरी रॉन्ग। अच्छा हम यहाँ पे सपोर्ट लेटर फ्रॉम द पेरेंट कंपनी तब लिखेंगे जब यहाँ पे कोई पेरेंट हो, पेरेंट है इसमें, तो आपने कैसे लिख दिया कि ये सपोर्ट लेटर फ्रॉम पेरेंट? मैंने आपको सिखाया तो है ये बातें, प्रोसीजर, पर गोलियां दे दी हैं, फायरिंग हर जगह तो नहीं करनी ना, मतलब रेलेवेंट गोलियां रेलेवेंट जगह मारनी है, सही। आप तो बोल रहे हो लोड करो चला दो, हाँ मतलब यहाँ पे अगर पेरेंट की बात नहीं है तो आप ये बोलेंगे इफ द फंडिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव फ्रॉम द बैंक देन कॉरेस्पॉन्डेंस विद द बैंक शुड हैव बीन चेक्ड। इफ देयर इज एनी सब्सिक्वेंट रिसीट दैट शुड बी चेक्ड सब्सिक्वेंटली फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, ये थोड़ी ना कि पेरेंट का सपोर्ट लेटर ले लेंगे, पेरेंट हो ही नहीं, वो खुद किसी का पेरेंट हो फिर, तो ये बात है। अबे रिटर्न रिप्रेजेंट सबसे आखिर में, हाँ तुम सबसे पहले बोल रहे हो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो जानी, तुम कह रहे हो ना कि तुम चल जाओगे, बोला सही है, ओके गुड, आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। आखिर में, सबसे आखिर में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के 0.5 मार्क्स तो रखो ना। हाँ हाँ ये लिख दो, बाकी बोलो ऊपर के अज्यूम। मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी देख सकते हैं बिल्कुल, व्हाट आर दियर इंटेंशंस कंटेंशंस, क्योंकि वहाँ से चीज़ें पता लगती हैं। एक और चीज़ भी है, जो आपको फंडिंग देगा उसकी हालत भी तो देखो कि फाइनेंशियल कंडीशन उसकी क्या है, सही जी। अब फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त है, अभी उसने बीकॉम किया है, वो कह रहा था भाई तेरे को आईफोन दिलाएगा,
बर्थडे विश किया, जज्बा है मेरे भाई का, मोहब्बत है, पर मोहब्बत अलग है, सही है ना, और मतलब असल इवैल्यूएशन अलग है। तो मैंने उसको बोला कि यार मैं लूँगा, और ऐसी बात है, मेरा एक दोस्त है वो गया था, मतलब दोस्त आप अच्छे रखें तो ऐसी बात है, आप खुद भी अमीर होते रहते हैं साथ साथ, ये अच्छी बात है। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं, सही है ना, उसमें होता है ना कि क्वालिफाइड एक मैं ही हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब इलाके के दोस्तों की बात करता हूँ, वैसे तो सराउंडिंग्स में तो बहुत हैं। समझने की बात यह है कि जब उसने मुझे बोला ना, दिल खुश हो गया मेरा। मैंने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह इसको इतना दे कि ये मुझे क्या दुनिया में बांटे चीज़ें। तो ये तो था, पर कहने का मतलब ये है कि फिर इसी के बाद उसने एक बात कही कि जानी 1 लाख रुपये तो दे। तो मैंने कहा यार तू एक वक्त पे कह रहा तू मुझे आईफोन देगा, तो तू 1 लाख रुपये मांग रहा है मुझसे। तो बोल रहा है, मैंने कहा तू क्या मेरे पैसे से मुझे ही आईफोन देगा? तो बोल रहा नहीं मुझे देना था काश को। क्या वो कहने का मकसद ये है कि जब वो कह रहा है कि भाई मैं मेरी एबिलिटी है कि मैं तुझे पे कर दूंगा, तो ऐसी बात है, आप गारंटी काफ़ी नहीं है, आपने सामने वाले बंदे की क्या चेक करनी होती है, फाइनेंशियल कंडीशन। अब 2 दोस्त हैं आपस में, रिसेंटली बता रहा हूँ ना, हम आजकल क्रिकेट का शौक चला हुआ है ना मुझे, तो मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ वीक में 2-3 बार ऑफिस वालों के साथ ही। तो ग्राउंड बुक करवाया, तो ग्राउंड बुक हो गया, तो जाहिर सी बात है भाई मैंने पैसे दे दिए। जब पैसे दे दिए तो एक दोस्त कह रहा है कि यार मैं पैसे दे दूंगा तेरे को, दूसरा कह रहा है हाँ मैं इसकी गारंटी लेने का, चौसी तेरे पास खुद पैसे नहीं है, गारंटी क्या ले रहा है इसकी, अभी तो अभी सारे पैसे अभी निकालो। तो बोले नहीं यार कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो सही है भाई, तो बोले गारंटी तू दे, तू भी ऐसी गारंटी दे, तू खुद खत्म शुद्ध है। तू बोल रहा वो तेरे को दे देगा 5,000 रुपये। मैंने कहा वो भी गया, तू भी गया, तो मैंने कहा मैं तो बेड डेट बुक कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब है इफ यू आर टेकिंग एनी गारंटी फ्रॉम एनी पर्सन, वो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। तो आपने फिर अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लेंगे। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, हमारी एक मतलब एक ऑडिट चल रहा था एक कंपनी का, उस कंपनी के ऑडिट के ऊपर हुआ ये था कि वहाँ के जो शेयर होल्डर्स थे ना, स्पॉन्सर्स थे, उन्होंने कहा था हम और इक्विटी डाल देंगे, आप बेफिक्र रहें। यानी फॉर एग्जांपल अगर जो बैंक से लोन लिया हुआ है वो ड्यू हो गया और कंपनी के पास पैसे नहीं हुए, तो शेयर होल्डर कह रहा है मैं और पैसे डाल दूंगा, वो हो गया कंपनी का स्पॉन्सर। वो कौन हो गया? अच्छा कंपनी का स्पॉन्सर। अब मैंने कहा वो तो इंडिविजुअल बंदा है ना, उसके तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे देखूं, है या नहीं है? तो आप जब रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो उसकी वेल्थ स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? वेल्थ स्टेटमेंट। वो तो डिक्लेयर्ड एसेट्स होते हैं ना। अच्छा अनडिक्लेयर्ड तो वैसे ही बहुत होते हैं, वो क्या होते हैं? डिक्लेयर्ड। मैंने कहा भाईजान आप उसकी वेल्थ स्टेटमेंट, वो आर्मी का बंदा था, मतलब पंगा है तो है, क्या कर सकते हैं, आर्मी का बंदा था। मैंने कहा आर्मी का जो भी है वेल्थ स्टेटमेंट चाहिए। तो उसने बोला भाई इतनी कॉन्फिडेंशियल है कि सिर्फ आपको दिखाएंगे। मैंने कहा वेल्थ स्टेटमेंट की बात हो रही है ना, सही है। हम चले गए, वीगो थी, यूँ लेके गए, बिठाया, वेल्थ स्टेटमेंट खोली, देखा नहीं, दिखाई, जाहिर सी बात है ऐसा नहीं है, वेल्थ स्टेटमेंट दिखाई, इतने एसेट्स थे ना। हाँ मतलब तुम्हारी सोच है, वो हो जाता, वो तो मैं वहीं देख के समझ गया। मैंने कहा गुड या गोइंग कंसर्न, डन, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब है जब चेक किया तो समझ आई कि गोइंग कंसर्न है, पर अगेन क्या सबूत था मेरे पास? यस। अच्छा मैंने उसको कहा भाई मुझे इसकी फोटो कॉपी करना, तो बेटा होशियारी नहीं, फ़ौरन लोड कर ली थी करने। मैंने कहा नहीं फोटो कॉपी नहीं चाहिए, मैं खाली डॉक्यूमेंट कर लूँगा। क्या डॉक्यूमेंटेशन करना लाजमी है? यस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की उसकी वेल्थ में क्या क्या आ रहा है, क्योंकि मेरे पास तो सबूत हो ना कि मैंने ये देखा है, उसको डॉक्यूमेंट किया कि उसके पास इतने एसेट्स हैं, 3 इन्वेस्टमेंट्स हैं, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर हमने क्या किया, एक वर्किंग पेपर बनाया। मैंने कहा डेट इतना है, पूरा डी हो जाए तो उसकी वेल्थ कितनी है, उसमें से माइनस करूँ तब भी वो बंदा सरप्लस में, बहुत सरप्लस में। तो क्या गोइंग कंसर्न का मसला रहा? नहीं। तो ऐसे कंक्लूड हुआ ना। तो मैं कह रहा हूँ अगर कंक्लूड ही नहीं कर रहे हो तो रहती है मटीरियल अनसर्टेनिटी। याद आ रहा है? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी वेल्थ देखता और वो करीब करीब आ रहा होता, या उससे थोड़ा सा शॉर्टफॉल होता, फिर वो कहता बकाया बैंक से नेगोशिएट कर लूंगा, तो क्या होती? मटीरियल अनसर्टेनिटी। तो हम कहते हैं यार कुछ भी एक चांस तो है, पर जो मैं देख के आया उसमें क्या कुछ चांस था? नहीं, उसमें मेरा सब सही है भाई, अब इतनी वेल्थ दिखा दी उसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो हमने कहा सही है भाई, वो गारंटी दे रहा। तो अच्छा फिर गारंटी लेटर हमने लिया, जैसे सपोर्ट लेटर होता है ना, वो हमने रिटर्न में लिया, जो हमें एड्रेस हुआ था कि हम इस कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे एज एंड व्हेन नीडेड। तो वो क्या हो गया था मेरा ऑडिट एविडेंस, जो मैंने फाइल में लगा दिया। क्लियर है? पर क्या वो कंपनी चल भी गई और वो अभी तो मतलब बहुत फ्लरिश कर रही है, EPS भी आसमानों पे उसकी, पर वो सही हो गया।
जो कोविड के बाद मामला हुए थे ना, उसमें हालात ख़राब हुए थे, अब क्या हो गया, वो सही हो गया। खैर अब यहाँ पे देखते हैं बच्चे क्या लिखते हैं। अच्छा, जिस बच्चे ने, पहले तो मैं ये बता दूं, जिस बच्चे ने सवाल में मटीरियल अनसर्टेनिटी लिखा है ना, वो गलत है। कितने लोगों ने लिखा है? मटीरियल अनसर्टेनिटी इसमें है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि भाई सिग्निफिकेंट नेट कैश आउटफ्लो है, मैनेजमेंट आर कॉन्फिडेंट दैट फर्दर फंडिंग कैन बी ऑब्टेन्ड, सो हैव प्रिपेयर्ड। वो कह रहा है कि भाई उसने प्रिपेयर कर लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किस बेस पे? गोइंग कंसर्न पे बेस पे, और कोई एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं दी है। ओ भाई, डिस्क्लोजर ना देना भी एक मिस स्टेटमेंट है। नहीं आई बात समझ? भाई मैं कहता हूं कि अगर आप मुझे ये बताएं ना कि अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी भी है तो डिस्क्लोज तो होती है ना, और फिर उसको आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रेफर करवाते हैं किस पैरा में? ईओएम में नहीं, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न में, उसके लिए ईओएम नहीं आता, ईएम तो उसके अलावा आता है। याद आ रहा है? तो ये सारी बातें थी। अच्छा जी, तो इसके ऊपर जैसे यहाँ पे अली नकवी इन्होंने प्रोसीजर लिखे हुए हैं। पहले, सिंस द company has lost the significant market share and the net cash outflow, there is a risk of going concern and impairment of PB, acceptable, बिल्कुल सही है। Ask the management whether they have made any going concern assessment. If not, then ask them to prepare it. Check reasonably the going concern assessment by checking subsequent cash flows and sales. Read minutes. Take confirmation from the fund provider after assessing his financial health. Written representation, वो उन्होंने बता दिया आखिर में, यानी ये एक तरीका कार था। आगे, if management going concern assessment is appropriate, the order will give unmodified opinion. अच्छा, पर इसमें यहाँ पे एक देखो, वो क्या ये रहा है कि भाई सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर तो चला गया, पर जो फोरकास्ट हमने देखी है ना ड्यूरिंग द ऑडिट फील्ड वर्क, इट शोज अ सिग्निफिकेंट नेट कैश आउटफ्लो। अच्छा, वो क्या ये रहा है कि भाईजान आपके पास नेट कैश आउटफ्लो, ये आपके इनफ्लोज नहीं आते हुए दिख रहे, और मैनेजमेंट कह रही है हम कॉन्फिडेंट है कि हम फंडिंग ले लेंगे, तो जाहिर सी बात है भाई पैसे तो चाहिए ना। एंड द फोरकास्ट, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, प्लीज सुनना। वो क्या ये रहा है, जो उसमें बड़ी अहम बात है, वो क्या ये रहा है कि तो भाई फाइनेंशियल, द प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी पिछले साल के एफएस शो कर रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 1.2 मिलियन। हाउएवर द करंट ईयर लॉस बिफोर टैक्स इज 4.4 मिलियन एंड द फोरकास्ट नेट कैश आउटफ्लो फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स इज 3.2 मिलियन। वो कह रहा है कि भाई जो अगले 12 महीने की हमने फोरकास्ट देखी है ना, फोरकास्ट जो देख रहा हूं अगले 12 महीने की, उसमें कैश क्या दिख रहा है मुझे? आउटफ्लो कितने का? 3.2 मिलियन का। तो भाई मैं कह रहा हूं कि जब आउटफ्लो अपेरेंटली प्रोजेक्शन में भी आउटफ्लो दिख रहा है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई अब गोइंग कंसर्न है? मतलब आप इसको ऐसे, आउटफ्लो होना मसला नहीं है, तो फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि अब उसके पास पैसे पे करने की कैपेसिटी नहीं है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, फर्दर फंडिंग लेने के बाद भी, ये देखो ये बात अच्छी है, अगर उसने फोरकास्ट बनाई है तो फोरकास्ट में भी फर्दर फंडिंग लेगा तो उसके बाद ही होनी चाहिए ना ये। तो चलो आप अज्यूम कर लो कि आपको डेटा नहीं दिया हुआ इतना, अगर नहीं भी लिया हुआ इसके अंदर, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर वो सब्जेक्ट टू यही है कि भाई या तो मुझे फंडिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर फंडिंग मिल जाती है तो हम कहते हैं कि भाई कंपनी गोइंग कंसर्न है, अगर फंडिंग नहीं मिलती तो कंपनी गोइंग कंसर्न। अच्छा, अगर कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है तो क्या इसने अकाउंट सही बनाए? नहीं, वो तो जाहिर सी बात है उसने पूरी अजम्पशन ही चेंज कर दी है, करंट को करंट में दिखाया हुआ है, नॉन करंट को नॉन करंट में दिखाया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, एक और मसला है, अगर तुम ये कहो कि चलो कंपनी गोइंग कंसर्न है, अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, ये मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि अगर लिखना चाहो तो, अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए डिस्क्लोजर आना चाहिए, जिसका कोई डिस्क्लोजर इसने, अगेन ये क्या है? मिस स्टेटमेंट है। बात समझ आती है? तो दोनों तरीकों से ये क्या है? मिस स्टेटमेंट है। क्लैरिटी है? अच्छा जी, अब इधर देखिएगा, इस पे हमने ये कहा company is facing going concern problems and it has experienced a difficult trading condition and it has a negative cash outflow। क्या ये हमने खुद लिखा या सवाल से? सवाल से। However, the financial statements have been prepared on a going concern basis even though it is possible that company is not a, अब आगे देखें, ये भी सारी चीजें वही कह रहा है ना कि जो हमने कहा कि भाई गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना दिए जबकि गोइंग कंसर्न नहीं है। आगे,
The prior year financial statement showed a profit of 1.2 million and current year financial shows a loss of 4.4 million. The net cash outflow is 3.2 represents 73% of this loss. यानी वो कह रहा है कि भाई जो कंपनी 4.4 मिलियन का लॉस कर रही है ना, कैश आउटफ्लो जो है उसका कितना परसेंट है? 73%. यानी हम ये कह रहे हैं कि जो हम लॉस कर रहे हैं वो हमारा कैश लॉस है. एक तो ये होता है ना, मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ, एक लॉस तो ये होता है कि डेप्रिसिएशन की वजह से आ रहा हो, नहीं ये बात समझ, वो तो नॉन कैश हो गया, तो उसको ऐड करो तो आपके कैश लॉस पॉजिटिव हो जाते हैं. पर वो कह रहा है ये जो लॉसेज हो रहे हैं वो कैश लॉसेज हो रहे हैं, यानी आप लोगों की सैलरीज पे कर रहे हैं, अखराजात इनकर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, और इन सबको पे करने के लिए आपके पास ऊपर रेवेन्यू नहीं है. ये शो कर रहा है. मतलब मैं आपको डिटेलिंग बता रहा हूँ जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें डिटेलिंग क्या हुई हुई है? ये हुई हुई है कि भाईजान अगर आप लॉस को अपने कैश से कंपेयर कर रहे हैं तो वो कैश लॉस हो रहा है. एक तो लॉस ये होता है ना, मैंने पीपी खरीद लिया था तो मेरा कैश आउटफ्लो हो गया, अब वो डेप्रिसिएशन की वजह से मसले आ रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएंगे, क्योंकि अगले साल तो फिर हर साल नॉन कैश है ना. तो अगर ये नॉन कैश होता तो आप लोग मुझे बताएं, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते तो ये पॉजिटिव हो जाता, हाँ या नहीं? पर ये तो वैसे ही नेट कैश आउटफ्लो आ रहा है. तो कहने का मतलब ये कि कंपनी इज लूजिंग कैश, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी पे कर रही है, लोगों की सैलरीज पे कर रही है, और सप्लायर्स को पे कर रही है, और उन सबको पे करने के बाद उसका रेवेन्यू सफिशिएंटली जनरेट नहीं हो रहा, उसके मार्जिन ही अच्छे नहीं हैं, तो उस वजह से इस कंपनी का कैश लॉस हो रहा है. तो जब लॉस हो रहा है तो ऐसी बात है कंपनी को चलाने की कैपेबिलिटी नहीं है. इस वजह से ये रिस्क है कि कंपनी इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न. अब ये डिटेलिंग है इसके पीछे जो मैं तुम्हें कहानियों में बता रहा हूँ. ये वाला डिस्क्लोजर फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग होगा ना तो परवेजिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो मैं तो कह रहा हूँ कि भाई परवेजिव इफेक्ट तो है, पर हम पूरी कहानी बना के लिखेंगे ना आगे. मैनेजमेंट आर कॉन्फिडेंट दैट द फर्दर फंडिंग कैन बी ऑब्टेन्ड, हाउएवर टीम इज स्केप्टिकल एंड सो द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड. हमने कहा डिस्कस करेंगे विद द मैनेजमेंट वेदर एनी फाइनेंस हैज नाउ बीन सिक्योर्ड. रिव्यू करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस विद द फाइनेंस प्रोवाइडर. मैंने यहाँ पे पेरेंट क्यों नहीं लिखा, नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पता नहीं है. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई आप कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर लेंगे किससे? फाइनेंस प्रोवाइडर से. ऐसा ही है. कैश फ्रॉम ऑपरेशन भी नेगेटिव होगा ना सर. देखो कैश फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव होगा तभी तो कैश लॉस आ रहा है. बात समझ आ रही है? तो इसलिए आ रहा है. अगेन मैं इस झंझट में क्यों जा रहा हूँ कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव होगा? मैं कह रहा हूँ भाई मेरे नेट कैश आउटफ्लोज हैं वही नेगेटिव है, तो कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पे. तो आपने इतना एक्सेसिव नहीं सोचना कि अलग चौरंगी पे निकल जाओ. सवाल है गोइंग कंसर्न पिक हो गया, उसके प्रोसीजर लिखो. ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि हर किसी बच्चे ने ये लिख दिया कि गोइंग कंसर्न के इश्यूज हैं. सही है ना? आप ये नहीं लिखें कि देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न. देखें एक लाइन है बीच में, गोइंग कंसर्न के मसले में या सही होने में एक बीच का रास्ता है, वो है मटीरियल अनसर्टेनिटी. तो आप ये तो नहीं लिखे ना इस सवाल में कि भाई मटीरियल अनसर्टेनिटी. देखो क्या है, गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम्स है. क्या यहाँ पे मैंने मटीरियल अनसर्टेनिटी लिखा हुआ है? नहीं. मटीरियल अनसर्टेनिटी ये होता है कि गोइंग कंसर्न का मसला हो और कुछ बैकअप अरेंजमेंट्स हो फिर भी शक हो, वो क्या कहलाता है? आप शुरू यहाँ से करते हैं देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी. मैं बोलूँ देयर इज नॉट अ मटीरियल अनसर्टेनिटी, देयर इज अ गोइंग कंसर्न इशू. तो आपने डायरेक्शन वो करनी है. क्लियर है? चलें जी आगे. इसके बाद रिव्यू द मोस्ट रीडन बोर्ड मिनट्स टू अंडरस्टैंड वेदर मैनेजमेंट व्यू ऑन द कंपनीज गोइंग कंसर्न हैज ऑल्टर्ड. रिव्यू द कैश फ्लो फोरकास्ट फॉर द ईयर, असेस रीजनेबलनेस ऑफ द कैश फ्लो. अच्छा, फिर वो कह रहा है कि भाई इफ अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे अमेंड करने के लिए गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ एफएस, और एट वेरी लास्ट मेक एडिक्वेट गोइंग कंसर्न डिस्क्लोजर्स. सही है. द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड ओपिनियन विल नीड टू बी मॉडिफाइड. अब देखो उसने दोनों बातें की, प्लीज सुनिएगा. पहले वो कह रहा है या तो वो एफएस को अमेंड ही ना करे. देखो क्या लिखा हुआ है, इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अमेंड द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या तो एट द वेरी लीस्ट मेक एडिक्वेट गोइंग कंसर्न डिस्क्लोजर्स. यानी कहने का मतलब यह है कि अगर वो गोइंग कंसर्न कंपनी बन जाती है और अगर कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी है तो वो क्या होना चाहिए? डिस्क्लोज होना चाहिए. ये दोनों बातें गायब हैं, तो ये दोनों केसेस में क्या कहलाएगी? तो मटीरियल अनसर्टेनिटी की बात आपको शुरू में करनी थी, यहाँ करनी थी. यहाँ पे बात समझ आ रही है? तो मटीरियल अनसर्टेनिटी की बात आप तब करेंगे ना जब गोइंग कंसर्न पे कंक्लूड कर लेंगे. सबसे बड़ा मसला क्या, मटीरियल अनसर्टेनिटी या गोइंग कंसर्न?
तो पहले आप बोलते हैं यार कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है। जब आपने कह दिया कंपनी गोइंग कंसर्न है, फिर देखते हो कोई शक व शुबा तो नहीं है, तो वो शक व शुबा वाली बात पहले नहीं आएगी, बाद में आएगी। और हमने ये जो गोइंग कंसर्न का लेक्चर हमने भी ऐसे ही सीखा है कि भाई सबसे पहले गोइंग कंसर्न असेसमेंट होगी, नहीं हुई भी उसको बोलो करके दे, आप उसकी रीजनेबलनेस को चेक करें, सेटिस्फाइड है तो देख ले कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं है, अगर अनसर्टेनिटी तो बोलो डिस्क्लोज करो, डिस्क्लोज नहीं है तो क्या है, मिस स्टेटमेंट, दैट्स इट। क्लियर है? ऑनलाइन में जल्दी बताओ, क्लियर है? कुछ भी नहीं, देखो उसको तो मसला ही नहीं है ना, क्या पीपी का ओवर शेड होना एक बिग प्रॉब्लम है या गोइंग कंसर्न? तो सवाल की थीम क्या है, गोइंग कंसर्न, सही है। हाँ मैं आपको सवाल देता हूं जिसमें सेल्स कंटिन्यूसली गिर रही है, कैश फ्लोज नेगेटिव आ रहे हैं, तो पेमेंट ऑफ पीपी भी होता और गोइंग कंसर्न भी होता। पर गोइंग कंसर्न तब होता जब आपकी इक्विटी भी नेगेटिव होती, करंट लायबिलिटीज करंट एसेट से ज़्यादा होती, तो वो सारे मसले होते हैं। तो जैसा सवाल होगा वैसा उसका रिस्पॉन्स होगा। ये बेंचमार्क क्वेश्चन है, अब से देखते हैं आगे बेंचमार्क क्वेश्चंस क्या होते हैं। मैं तो हमेशा अगेंस्ट हूँ, मैं तो कभी आपको ना मैंने FAR 2 में ना FAR 1 में कभी नहीं बोला, मुझे गुस्सा आता है इस बात से कि हाउ यू गाइज कैन से कि दिस इज अ बेंचमार्क क्वेश्चन। मैं फिर कल नया सिनेरियो ले आऊँगा आपके सामने, फिर बोलोगे यहाँ पहुँचते हैं फिर यहाँ जाते हैं, तो देयर इज नो लिमिट, क्योंकि मैं अपने आप को लिमिट नहीं कर रहा, तो आप क्यों कर रहे हैं भाई बेंचमार्क? अब कस्टमाइज बैच में लगे हुए हैं। FAR 1-2 की बात करें, FAR 1 के तो बच्चे ही फाड़ेंगे, उसको तो भूल ही जाओ बिल्कुल, मतलब वाकई, मतलब वो मैं देखता हूँ ना, इस बार जुनून ही नहीं है, जज्बा ही नहीं है। एक होता ना कि भाई विलिंगनेस टू पास, फुल ठंड प्रोग्राम, बिल्कुल खत्म से कसम खुदा की खत्म एकदम। मुझे डर है इस बात का कि करेंगे क्या वो लोग, ना उनका पिक पावर अच्छा है, फजूल सवाल देख रहा होता हूँ मैं ग्रुप के ऊपर। एक होता है ना कि भाई क्वालिटी सवाल है बच्चे का, सही है 5 से क्यों डिवाइड किया है, सही है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर क्यों होता है। अबे भाई लेक्चर लेना यार, लिए है नहीं तुमने, बोला सर कुछ टॉपिक यहाँ से किया कुछ टॉपिक वहाँ से किया, तो बेटा फिर कहाँ से किया है, तो फिर वहीं से पूछो। कहना है मकसद ये है कि भाई बड़े डेंजर जोन में है वो बच्चे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि भाई मतलब अच्छा हो उनके लिए, बट मुझे वाकई थोड़ा सा डर लगता है इस बात से, क्योंकि मैंने अपना हक अदा किया है। अब मैं प्रैक्टिस सेशन लगा रहा हूँ FAR 1 के, FAR 2 में भरमार होती है, आप लोगों में भरमार होती है, FAR 1 के प्रैक्टिस सेशन लगाओ ना। मैं लिटरली 1600 बच्चे हैं, 25 बैठे होते हैं, 1600 में 25। पर अब मैं तो क्या करता हूँ, अपनी जो होती है ना एनालिटिक्स को ट्रैक कर रहा होता हूँ। एनालिटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो वॉच आवर्स है ना ऑडिट के हैं, उनको लग पता गया फेल हो गए ना, गया पेपर, और हुए हुए भी है ना, हुए हुए भी है। मेरे अपने बैच के 900 बच्चे लगा लो, जो जिन्होंने पोर्टल लिया हुआ है ऑडिट का, जो कस्टमाइज बैच का, वो 2100 बच्चे, उनको पता है, उनको लग पता गया है कि ऑडिट का पेपर पास नहीं होता, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो उसको देख रहे हैं वो। मैं एनालिटिक्स निकालता हूँ ना, दिन में 600 व्यूज़ हैं, दिन में 600 व्यूज़, एक दिन में 600 व्यूज़ हैं। पोर्टल पे जब लेक्चर लगता है ना, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हो। तो मैं तो ट्रैक कर रहा होता हूँ। FAR 1 रेगुलर बैच पे, जो रेगुलर बैच होता है नेट आउटफ्लो, देयर इज अ रिस्क द गोइंग कंसर्न assumption may not be appropriate। अब देखो चसी ने लिखा क्या, मे बी अप्रोप्रिएट, चलो मे बी इनएप्रोप्रिएट। चलो रिस्पॉन्स, इंक्वायर एज टू फ्रॉम मैनेजमेंट एज टू फ्रॉम वेयर द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स टू ऑब्टेन द फंडिंग। अच्छा लिखा है कि इंक्वायर करेंगे कि मैनेजमेंट फंडिंग कहाँ से लेना चाहती है। सेंड कंफर्मेशन टू द फंडिंग पार्टी, एग्रीड। अच्छा भाई कि क्या वो फंडिंग देने को तैयार है या नहीं है। चेक कॉरेस्पॉन्डेंस विद द फंडिंग पार्टी, बिल्कुल अच्छा लिखा है। इफ शेयर होल्डर इज द फंडिंग पार्टी, इवेल्युएट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द शेयर होल्डर। वेरी गुड, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं, फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल वायबिलिटी। ये फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ऐसे बैलेंस शीट देख रहे हो, सही है। आगे इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ द बोर्ड, पर तुम लिख दोगे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि तो तुम आइडिया सही कन्वे कर रहे हो। बोर्ड मिनट्स, अच्छा इसने रिस्पॉन्सेज बिल्कुल पप्पू लिखे हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं, वेरी गुड समीर। अच्छा भाई अब वो कह रहे हैं एविडेंस ऑब्टेन एज देयर इज नो गोइंग कंसर्न इशू एंड नो मटेरियल अनसर्टेनिटी, द ऑडियंस विल गिव अनमॉडिफाइड ओपिनियन। क्या ये सही कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर एविडेंस ऑब्टेन हो गया और कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी भी नहीं है तो क्या अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा? यस, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। आगे, अगर एविडेंस ऑब्टेन हो गया कि गोइंग कंसर्न इशू एग्जिस्ट करते हैं
पहला, मैनेजमेंट यूज गोइंग कंसर्न बेसिस देन इट इज परवेसिव मिसस्टेटमेंट, द ऑडिटर स्टिल एडवर्स ओपिनियन दे देगा। सही है, क्योंकि वो कह रहा है गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है और फिर भी गोइंग कंसर्न पे बनाए हुए हैं, तो क्या पूरे एफर्ट्स गलत है? अगर पूरे एफर्ट्स गलत है तो ओपिनियन कौन सा हो जाएगा? एडवर्स, क्योंकि नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट। वेरी गुड। मैनेजमेंट एग्रीज टू यूज द ऑल्टरनेटिव बेसिस देन अनमॉडिफाइड ओपिनियन बट द ऑडिटर शैल ऐड ईओएम। है ना, सही कह रहा है ना, एम्फेसिस ऑफ मैटर तो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने नॉन गोइंग कंसर्न पे बना लिया, बनने भी, पर उसमें भी रिक्वायरमेंट है कि आप डिस्क्लोज करेंगे कि ये फाइनेंशियल्स नॉन गोइंग कंसर्न पे बने हुए हैं। डू यू गाइस थिंक दैट दिस इज फंडामेंटल फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग? यस, तो आप एफआई करा देंगे। बहुत अच्छा लिखा यार, वेरी गुड। सामने होता ना, मैं तुम्हें हक कर लेता हूँ। इधर अच्छा, फरिया कह रही है कि सर मैं रेड पेन लेकर बैठी हुई हूँ। ओके, गोइंग कंसर्न एंड सब्सिक्वेंट इवेंट प्लस रिपोर्ट का क्वेश्चन एक साथ हैंडल नहीं होता, तो अभी करा लेंगे ना हैंडल, ये अभी हो गए ना हैंडल सारे। अच्छा पहले बताओ, इस वाले सवाल में तुम्हें गोइंग कंसर्न वाला सिनेरियो पिक हो गया था, प्रोसीजर तकरीबन लिख लिए थे। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन में ख्याल रखना है कि मटीरियल अनसर्टेनिटी शुरू में नहीं आएगा, लास्ट में आएगा। ये बातें आपने दिमाग में रखनी है। अब बताओ कल के लिए कि हम आगे जब चलेंगे तो मेरे पास और भी रिस्क एंड रिस्पॉन्सेज के सवाल हैं, बट हम एक काम करते हैं, हम रिस्क और रिस्पॉन्सेज को रोक के हम इंटरनल कंट्रोल पे चलते हैं। तो हो सकता है मैं इंटरनल कंट्रोल के सवालात में कुछ नॉर्मल रिस्क भी रखूं, कुछ इंटरनल कंट्रोल के भी रिस्क रखूं और फिर आईडी भी रखूं। तो हम जब इंटरनल कंट्रोल कल की क्लास में करेंगे तो कल एक अच्छा सेशन हो जाएगा। मैं उसमें इंटरनल कंट्रोल की सारी साइकिल भी रिवाइज कराऊंगा पहले, और आईडी कंट्रोल्स भी रिवाइज कराऊंगा, और आपसे ट्रिक क्वेश्चंस भी करूंगा कि इस सिचुएशन में आप कौन सा कंट्रोल लगाएंगे। ऐसे कर लूं पहला ऑप्शन, दूसरा या तो डायरेक्ट सवाल करा लूं, पहले ये वाला कर लें। चलें जी, ओके, तो हम ये कर लेते हैं कि भाई पहले मैं रिवाइज करवा दूंगा और फिर हम उस पर चलेंगे। सही है जी, तो कल की क्लास भी बड़ी अहम होगी। तो मिलते हैं जी अगली क्लास में। थैंक यू, अल्लाह।